नमस्कार मित्रों, एनसीए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मॉडल पेपर नंबर 4 लेकर के आया हूं, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 का अनिवार्य हिंदी का पेपर नंबर 4 है आपके लिए। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है कि निम्न चमकीले इशारों से बुलाते हुए बच्चे चमकीले इशारों से क्या बुला रहे हैं? पतंग उड़ाते हैं, पटाखे छुड़ाते हैं, जोर जोर से सीटियां या किलकारियां मारते हैं, तेज आवाज से संगीत सुनाते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? जोर जोर से वो सीटियां और किलकारियां मारते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कौन सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 के अंदर क्या है कि खिलखिलाते बच्चों की हंसी कब गूंज उठती है? ठीक है, जब माँ बच्चे को गोदी में लेती है, जब माँ बच्चे को चांद का टुकड़ा कहती है, जब माँ बच्चे को लोका देती है, जब माँ बच्चे को चांद का प्रतिबिंब दिखाती है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, हृदय थाम लेता संसार पंक्ति में किस वर्ग का प्रतिनिधित्व किया गया है? तो तीसरे के अंदर क्या किया गया है? पूंजीपतियों का, शोषित वर्ग का, और किसानों का, और श्रमिकों का। तो इसके अंदर हो जाएगा पूंजीपतियों का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व का चित्रण किया गया है। कौन से पार्ट में किया गया है? काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती, भक्ति महादेवी वर्मा, बाजार दर्शन जैनेन्द्र, पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु। तो ये इसमें किसके बारे में जिक्र किया गया है? तो काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक सभ्य समाज की कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? परंपरा को, श्रम विभाजन को, और मनुष्य की रुचियों को, और सामाजिक स्तरों को। जल्दी कमेंट करके जवाब दीजिए, इसके अंदर क्या सही होगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 के अंदर क्या सही जवाब होगा? प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 के अंदर होगा बी, श्रम विभाजन को कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए कौन सा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, शिरीष के फूल पथ में के लेखक किसके खोखलेपन को उजागर किया है? ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है ये शिरीष के फूल। कहां से लिया गया है? तो कल्पलता से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कल्पलता से लिया गया है। इसमें सांस्कृतिक खोखलेपन को, सामंती वैभव विलास के खोखलेपन को, और ऐतिहासिक खोखलेपन को, और मानव मन के खोखलेपन को, तो सामंती वैभव के खोखलेपन को उजागर किया गया है। अगला प्रश्न देखिए कि बोली या उपभाषा में साहित्य क्यों नहीं लिखा जाता? ठीक है, क्योंकि उसका व्याकरण नहीं होता, उसका शब्दकोश नहीं होता, उस वह सीमित क्षेत्र की भाषा है, उपयुक्त सभी। तो आप कमेंट करके बताइए इसके अंदर क्या हो जाएगा? क्योंकि उसका व्याकरण नहीं होता, सीमित क्षेत्र की भाषा है, शब्दकोश है, तो अपना क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, शब्द का अभीष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता किसमें होती है? किसमें होती है? संधि में, शब्द शक्ति में, रसों में, और अलंकार में। कमेंट करके बताइए किसके अंदर होती है। तो आपके सही जवाब का उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर, इसके अंदर शब्द शक्ति में। किसमें होती है? शब्द शक्ति में, शब्द शक्ति में होती है। अगला देखिए, सॉरी, हाँ, अगला प्रश्न है, संपादन का सिद्धांत नहीं है, तथ्यों की शुद्धता बिल्कुल है, निष्पक्षता है, संतुलनहीनता संतुलन होता है, और वस्तुपरकता। इसके अंदर क्या हो जाएगा? 9th के अंदर संतुलनहीनता नहीं होता है, संतुलन होता है, संतुलनहीनता नहीं होता है। अगला प्रश्न कौन सा है देखते हैं, टेलीविजन कार्यक्रम में कौन सा प्रसारण सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे सकता है? सीधा प्रसारण, राजनीति प्रसारण, सिनेमा प्रसारण, और चिकित्सा प्रसारण। तो 10 के अंदर क्या हो जाएगा? सीधा प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट। ठीक है, पढ़ने लिखने की बात की तो वह बहरला सुअर की तरह गुर्राता है। बहरला सुअर किसके लिए कहा गया है? ठीक है, ये जूझ पाठ से लिया गया है, और जूझ पाठ के लेखक हैं ओम थानवी। दादा के लिए, जंगली सुअर को दत्ताजी राव के लिए, और पालतू सुअर के लिए, दादा के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, मोहनजोदड़ो कौन से काल के शहरों में सबसे बड़ा और उत्कृष्ट है? ठीक है, स्वर्ण काल, ठीक है, पाषाण काल, और ताम्रकाल, और प्राचीन काल। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ताम्रकाल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, 6 प्रश्न है। बाजार एक जादू है, और वह जादू आंखों की राह पर काम करता है। वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? ठीक है, तो इसके अंदर हो जाएगी लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति।
कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अगला प्रश्न देखिए, कोई बोली जब व्यापक रूप में प्रयुक्त हो, उसमें साहित्य रचने लगे, तो वह क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। या क्या कहलाती है? वह भाषा बन जाती है। क्या बन जाती है? तो भाषा बन जाती है। ठीक है, एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न, एक एक नंबर के प्रश्न है ये। ठीक है, वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता द्वारा भिन्न अर्थ निकालना, कौन सा अलंकार होगा? वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता द्वारा भिन्न अर्थ निकालना, इसके अंदर हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा हो जाएगा? वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना, जहां वास्तविक विरोध नहीं हो किंतु अर्थ करने पर विरोध सा जान पड़ता है, उसे वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वास्तविक विरोध नहीं हो रहा है लेकिन विरोध का आभास हो जाता है, तो वहां पर हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। कौन सा हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार। विरोध का क्या हो रहा है? आभास हो रहा है, तो वहां पर वास्तविक विरोध नहीं है किंतु अर्थ करने पर विरोध सा जान पड़ता है, तो वहां पर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अंग्रेजी में दृश्य श्रव्य हिंदी शब्दकोश के लिए अंग्रेजी शब्द कौन सा हो जाएगा? ठीक है, ऑडियो विजुअल, AUDIO, ऑडियो VISUAL, ऑडियो विजुअल। ठीक है, जिसे कहते हैं दृश्य श्रव्य, ऑडियो विजुअल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा मिसकंडक्ट? अगला प्रश्न है मिसकंडक्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या हो जाएगा? मिसकंडक्ट का हिंदी रूपांतरण हो जाएगा कदाचार। क्या हो जाएगा? कदाचार। ठीक है, ये 6 प्रश्न थे, आप 6 में से 6 नंबर ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको बहुत ही शानदार प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर के आ रहा हूं, आपकी तैयारी कैसी है आप स्वयं चेक करें, और इस क्लास को लाइक शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाइए। ठीक है, और लाइक शेयर करने में कोई ज्यादा समय नहीं लग रहा है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको लाइक करना है। ठीक है, अगला है अपठित गद्यांश। कौन सा है? अपठित गद्यांश। आपने कभी नहीं पढ़ा, वो गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़ करके आपको क्या देना है? उत्तर देना है। ठीक है, अब मैं कहने का मतलब, आप तो ये गद्यांश नहीं पढ़ करके, कहने का मतलब ऐसा ही स्क्रीन पर दे रहा हूं और आप इसको देखना। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। जातीय जीवन, उसके संस्कृति, भूमिगत सीमाबद्ध परिवेश में ये सब सम्मिलित रूप से राष्ट्रीयता के उपकरण होते हैं। समष्टि रूप से अवकाश उपकरण व्यष्टि रूप में नहीं है। राष्ट्रीयता ही राष्ट्रभाषा की पोषक होती है। हिंदी साहित्य में कोश में राष्ट्रीयता के संबंध में लिखा है कि राष्ट्रीय साहित्य के अंतर्गत वह समस्त साहित्य लिखा जा सकता है जो किसी देश काल की जातीय विशेषता का परिचय है। वैसे भूमि देश, उस भूमि पर बसने वाले जन, उसकी संस्कृति और तीनों के भावना रूप में राष्ट्रीयता का परिचय है। राष्ट्रीयता राष्ट्र शब्द में निहित है। राष्ट्रीयता किसमें निहित है? तो राष्ट्र शब्द में निहित है। और इस राष्ट्रीयता शब्द का सामान्य अर्थ होता है, कौन सा अर्थ होता है? कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने की भावना। राष्ट्रीयता का सामान्य अर्थ क्या होता है? कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने की भावना। राष्ट्रीयता नेशनलिटी का ही हिंदी रूप है। एनसाइक्लोपीडिया में नेशनलिटी के बारे में लिखा गया है कि राष्ट्रीयता मन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति का सर्वोपरि कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र के प्रति अनुभव किया जा सकता है। अब ये एक एक नंबर के प्रश्न है, छोटे प्रश्न है। राष्ट्रीयता से क्या आशय है? राष्ट्रीयता प्राय राष्ट्र के प्रति क्या रखना? निष्ठा, प्रेम भावना रखने का आशय है। ठीक है, इस गद्यांश के अंदर आप देखोगे आराम से मिल जाएगा। देश भाव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कौन सा पर्यायवाची? तो इसमें राष्ट्रीयता हो जाएगा। देश भाव का पर्यायवाची राष्ट्रीयता हो जाएगा। इनसाइक्लोपीडिया के अनुसार राष्ट्रीयता क्या है? इनसाइक्लोपीडिया के अनुसार राष्ट्रीयता मन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति की सर्वोपरि कर्तव्य निष्ठा, राष्ट्र के प्रति अनुभव। देखो इसमें राष्ट्र के प्रति अनुभव, ये कर्तव्य निष्ठा राष्ट्र के प्रति अनुभव की जाती है। ये इसका आंसर मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये यहीं पे मिल जाएंगे आपको इसके उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीयता के उपकरण क्या है? ठीक है, राष्ट्रीयता के उपकरण क्या है? जातीय जीवन, उसकी संस्कृति, भूमिगत सीमाबद्ध परिवेश, सब राष्ट्रीयता के क्या है? उपकरण है। ये जीवन, संस्कृति और सीमाबद्ध परिवेश, वातावरण। हिंदी साहित्य कोश में राष्ट्रीयता के प्रति क्या कहा गया है? राष्ट्रीयता के प्रति क्या कहा गया है? कि समस्त साहित्य लिया,
समस्त साहित्य लिया जा सकता है। किसी देश की जातीय विशेषता का क्या है, वो परिचायक है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का क्या है शीर्षक, मिस राष्ट्रीयता का महत्व। ठीक है, राष्ट्रीयता का महत्व जो आप इसके अंदर देखोगे, मिस राष्ट्रीयता के महत्व के बारे में बात की गई इस अपठित गद्यांश, इस गद्यांश के अंदर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाँ, ये आपके अपठित क्या है, पद्यांश है। अब इस पद्यांश को पढ़ करके, हाय रे मानव नियति के दास, हाय रे मनुपुत्र अपना ही उपहास, प्रकृति की प्रसन्नता को जीत, सिंधु के आकाश तक सबको किए भयभीत, सृष्टि को निज बुद्धि में करना हुआ परिमेय, चीरता परमाणु सत्ता की असीम अजय, बुद्धि के पन मान में हुआ असहाय, जा रहा तू किसी दिशा की ओर और निरूपाय, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, अर्थ क्या है, यह नहीं है ज्ञात। ठीक है, इसको पढ़ना और पढ़ करके इसके अंदर ही अगले जो 6 प्रश्न आ रहे हैं उसके बारी बारी से उत्तर आपको मिल जाएंगे। जा रहा तो किस दिशा की ओर, पंक्ति में कवि का क्या आशय है, आधुनिकता के काल में मानव विज्ञान द्वारा नए नए आविष्कार कर भौतिकता की ओर जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, भौतिकता की ओर जा रहा है। आधुनिकता छोड़ करके इस विज्ञान की तरफ बढ़ रहा है, जिससे वो अपने विनाश का सामान तैयार कर रहा है आधुनिकता से। अगला प्रश्न है, यह नहीं यदि ज्ञात, आधुनिक मानव को कौन सी बातें ज्ञात नहीं है। ठीक है, आधुनिक मानव को यह बात ज्ञात नहीं है कि जीवन का उद्देश्य मानवता का कल्याण करना है। क्या है, जीवन का उद्देश्य मानवता का कल्याण करना, यह बात उसे आधुनिक मानव को ज्ञात नहीं थी। प्रस्तुत काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, तो वर्तमान काल में अतिशय भौतिकवादी प्रकृति के कारण सुख भोग के लिए नए नए साधनों के आविष्कार के कारण मानव सभ्यता का पतन हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकृति प्रकृति की प्रसन्नता को जीत, इस पंक्ति में प्रसन्नता का क्या आशय है, प्रसन्नता का आशय है गोपनीय और रहस्यमय, धरती पर आंधी तूफान या विनाश या खुशहाली आदि का रहस्य विज्ञान के लिए जान पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी, सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत, पंक्ति का क्या मतलब हो जाएगा, मनुष्य ने, उस पद्यांश के अंदर देखोगे, मनुष्य ने समुद्र से आकाश तक सब जगह विज्ञान के नए नए आविष्कार करके क्या कर दिया, सबको भयभीत कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, कवि ने विज्ञान का श्रम कब व्यर्थ बताया है, कवि ने विज्ञान का श्रम मीन्स मेहनत कब बेकार बताई है, विज्ञान के द्वारा नई नई खोज करते हुए मनुष्य को अपना लक्ष्य उद्देश्य अर्थात मानवता को कल्याण करना ही ज्ञात नहीं होता, विज्ञान का श्रम व्यर्थ माना गया है। ठीक है, ये आपके कहने का मतलब 6 प्रश्न थे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उन प्रश्नों को कहने का मतलब ये कि आप उस पद्यांश को पढ़ेंगे, पद्यांश को पढ़ करके आप आराम से उत्तर निकाल सकते हैं, गद्यांश को भी पढ़ करके आप आराम से उत्तर निकाल सकते हैं। मीन्स ये कि आपको कहीं पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बस ध्यान से उस गद्यांश को भी पढ़ेंगे 6 प्रश्न मिल जाएंगे, पद्यांश को भी पढ़ेंगे 6 प्रश्न मिल जाएंगे, तो 6 6 12 ये हो गए और 12 वो 12 12 24 और 6 रिक्त स्थान के 30 नंबर, तो ये आपके आराम से आ सकते हैं 80 में से। अगला है लघुतरात्मक प्रश्नों का उत्तर 40 शब्दों में देना है, 2 अंक का प्रश्न है। पहले सभी प्रश्न आ रहे थे 1 1 नंबर के आ रहे थे। ठीक है, जनसंचार माध्यम के लाभ बताइए। अब जनसंचार माध्यम के लाभ कौन कौन से हैं, मिस धर्म से लेकर सेहत तक की जानकारी मिलती रहती है। ठीक है, इससे मानव जीवन सरल और सक्रिय हुआ है, सरकारी कामकाज पर निगरानी बढ़ी है, सूचनाओं और जानकारियों के कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ और शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, और आत्म परिचय किससे, हरिवंश राय बच्चन पाठ से लिया गया है, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, कौन से पाठ से लिए गए, हरिवंश राय बच्चन। और आत्म परिचय कहां से लिया गया है, तो अब इसका उत्तर हो जाएगा निशा निमंत्रण। किससे लिया गया है, निशा निमंत्रण पाठ से आत्म परिचय, जो निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की कविता है वहां से लिए गए। कविता में इस पंक्ति का आशय क्या है, इसका आशय यह है कि यौवन में प्रिया के बिछुड़ जाने से कवि के हृदय में उसकी मधुर यादों को खंडर जैसा बना गई है, और वो अपने खंडित हृदय से कोमल भावों और मस्ती लिए फिरता रहता है, अर्थात अपनी प्रियतमा की याद में वह खंडर को लिए घूमता रहता है।
अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है कि जीजी के त्याग और दान के विषय में क्या विचार है। कौन से पाठ से? काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं क्या है कि इस संबंध में जीजी के विचार थे कि जीजी मनुष्य जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले खुद देना पड़ता है। पहले आप किसी चीज को प्राप्त करोगे तो आपको किसी को कुछ देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ता है, बिना त्याग के दान नहीं होता। और जो चीज बहुत कम है उसका त्याग करने से ही लोक कल्याण होता है, इससे स्वार्थ भावना कम होती है और परोपकार की भावना में दूसरों की भलाई की भावना बढ़ जाती है। देखिए अगला काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अनंत काणेकर की कविता को लेखक द्वारा मास्टर की अपेक्षा अच्छा पढ़ने पर मास्टर ने क्या किया? 2 अंक का प्रश्न है। ठीक है, इसका सही जवाब है अनंत काणेकर की कविता। ठीक है, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात तपसीरते पांडरी गयो। ठीक है, धरणीवारी। ठीक है, ये धरणीवारी एक छंद है को मास्टर की चाल में अलग लेखक ने अपनी चाल में बिठाकर गाई, जो मास्टर की अपेक्षा ज्यादा अभिनय के साथ गाई गई थी। लेखक का यह प्रयत्न मास्टर जी को अच्छा लगा, इसलिए अन्य कक्षाओं के साथ पाठशाला के समारोह में भी उसे गवाकर लेखक को सम्मान दिलवाया। किसने? गुरुजी ने। अगला प्रश्न देखिए, खुदाई में मिली नृत्य की मूर्तियों के संबंध में पुरातत्व मार्टिमर विलर ने क्या कहा था? 2 अंक का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये है अतीत के दबे पांव, अतीत में दबे पांव। ठीक है, इस पाठ से लिया गया है और उस पाठ के लेखक हैं ओम थानवी साहब। कौन है? ओम थानवी साहब, जो बीकानेर से हैं। ठीक है, खुदाई में मिली नृतक की मूर्ति के संबंध में उन्होंने कहा कि संसार में इस जोड़ की कोई दूसरी चीज शायद ही होगी, वह बहुत ही बेजोड़ कलात्मक कृति वाली मूर्ति है। खुदाई में मिली नृतक की मूर्ति अब दिल्ली संग्रहालय में रखी गई हैं और वहां पर वो क्या है? सुरक्षित हैं। मार्टिन विलर की मूर्ति है। अगला प्रश्न देखिए, 10 से 13 तक प्रश्न है, उनको 60 से 80 शब्दों में और 14 से 15 प्रश्न है, उन्होंने 100 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा शमशेर बहादुर की कविता है? वो कविता गांव की सुबह को गतिशील शब्द चित्र है। इस अगर ये प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न है, कितने नंबर का? 3 नंबर का। अगर ये प्रश्न आपको आ रहा है तो इसको बढ़िया ढंग से कर लेना प्रश्न नंबर डाल करके। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका अथवा में देखो, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि किस तरह के बाजारीकरण को प्रस्तुत किया है, कैसे स्पष्ट करना है, दोनों ही के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। प्रस्तुत कविता में प्रातःकालीन धुंधले नीले आकाश को राख से लिपा हुआ चौका बताया गया है। फिर उससे क्या किया गया? लाल केसर से धुली हुई बहुत काली सील और स्लेट पर लाल खड़िए चाक के समान बताया गया है। और लिपा हुआ चौका अर्थात रसोई घर, काली सील अर्थात मिर्च मसाला पीसने की सिलबट्टा, जिस प्रकार अपन वो मसाला पीसते हैं ना, वो सिलबट्टा। स्लेट जैसी उपमान गांव के परिवेश में लिया गया है। नगरों के इस तरह की चीजें नहीं दिखाई देती। किसी की घोर झिलमिली देह का उपमान भी ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। इस तरह की कविता में गांव की सुबह की गतिशील शब्द चित्र उपस्थित किया गया है। वो प्रश्न आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो अपने अथवा में से कर लेना। ठीक है, कौन सा है? दे दिया उधर। ठीक है, कवि ने बताया कि टेलीविजन मीडिया, ठीक है, लोग स्वयं को बहुत ही ताकतवर समझते हैं। इस कविता में एक दुर्लभ अपाहिज व्यक्ति है और वह क्या है? विवश है। दुर्लभ अपाहिज व्यक्ति है तो वो क्या है? विवश है। उसे दूरदर्शन की व्यापारीकरण का हिस्सा बनना पड़ता है। दूरदर्शन द्वारा सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर लोगों के सुख दुख बेचैन का काम करता है। उन्हें अपाहिज के दुख दर्द और मान सम्मान का कोई परवाह नहीं है और उन्हें अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता हेतु उसे रोचक बनाना और कमाई हो सके, इस प्रकार कविता ने मीडिया का बाजारीकरण प्रस्तुत कर दिया एक अपाहिज को कैमरे पर ला करके। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा है? प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है आपके, ये 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्ति को पुत्री महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से अक्सर यह धारणा चलती रहती है कि स्त्री ही स्त्री का दुश्मन है। क्या आप इससे सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो आप उत्तर दीजिए, नहीं सहमत हैं तो भी आपको उत्तर देना पड़ेगा। अगर ये आ जाए तो ठीक, न्याय अथवा में सच्चे लोकतंत्र अंबेडकर साहब बाबा साहब के पाठ से लिया गया है
की स्थापना के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है, पाठ के आधार पर बताना। ठीक है, उस भक्ति के पाठ के अंदर क्या क्या चीजें आई थी, वो सब बातें इसको आपको बारी बारी से बताना है। ठीक है, आप देखना अब ये, और ये अथवा वाले का ये उत्तर सच्चे लोकतंत्र की जाति प्रथा और श्रम विभाजन। मैं थोड़ा साइड में हो गया हूँ, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए काफी, खैर वीडियो के अंदर इस वीडियो जो मैं यहाँ इस क्लास का बना रहा हूँ उसकी आपको पीडीएफ भी एनसीए टेलीग्राम आप ज्वाइन करना, उसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत जाइए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ये पीडीएफ प्राप्त कीजिए। ठीक है, अगला ये प्रश्न कौन सा होगा, देखिए सिल्वर वेडिंग, सिल्वर वेडिंग कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न है ये। अगला देखिए जूझ आत्मकथात्मक अंश के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, तो इसका उत्तर आप धमाधम जल्दी से उत्तर दीजिए कि इसके अंदर क्या होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कि सिल्वर वेडिंग, सिल्वर वेडिंग कहानी में मुख्य रूप से पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में टकराहट का चित्रण किया गया है। यशोधर बाबू प्राचीन मान्यताओं के समर्थक हैं, जबकि उनके बच्चे और नए बच्चे पश्चिमी संस्कृति का अंधाधुंध अपना रहे हैं। इससे पारिवारिक परिवेश में पीढ़ियों का द्वंद्व रहने लगा है, पुरानी पीढ़ी हाशिए पर खड़ी लाचार नजर आने लगी है, यही कहानी की मूल संवेदना है। और नई कहानी में संदेश देना चाहता हूं कि वह अपने पूर्वजों को तिलांजलि न दें और नई चुनौतियों के अनुसार ढलना शुरू करें। ठीक है, जूझ कहानी के अनुसार उपन्यास के अनुसार क्या कहा गया है, यह आत्मकथात्मक उपन्यास है ओम थानवी का। ठीक है, सॉरी आनंद यादव का। ठीक है, उपन्यास में संकलित किया गया है कि पूरी तरह शिक्षाप्रद और सौद्देश्य है। इसके माध्यम से लेखक पाठकों को संघर्ष करने की सीख दे रहा है और मनुष्य के जीवन की परिस्थितियों के चाहे कितनी विकट हो, सामने भीषण संकट हो, बाधाएं हो, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सहनशील, धैर्य, हिम्मत और संघर्षों के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। पढ़ाई छूट जाने के बाद भी लेखक के मन में पढ़ने की तीव्र लालसा थी, क्योंकि वो आगे पढ़कर नौकरी प्राप्त की जा सकती है और जीवन को सफल बनाया जा सकता है। आगे देखिए, आगे ये बड़े प्रश्न हैं 3 नंबर के। ठीक है, आप प्रश्न पढ़ो कि नदी और कुएं, स्नान, बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है, क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता में जल संस्कृति कह सकते हैं। इसका जवाब लेखक के पक्ष में या विपक्ष में आपको तर्क देना है। ठीक है, इसका अथवा भी दे रखा है, अगर ये प्रश्न आपको बढ़िया लगे तो ये करना, नहीं हो तो ये। यशोधर बाबू की पत्नी अपेक्षाओं से अधिक गतिशील और उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब इसमें मोहनजोदड़ो वाले पार्ट में मोहनजोदड़ो के समीप बहती हुई सिंधु नदी, नगर व्यवस्था में कुएं, महापूर्ण स्नानागार, पानी निकासी की बेजोड़, ठीक है, व्यवस्था को देखकर लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा, जल संस्कृति का। इसके लेखक के कथन के सहमत इसके ये है, संसार में सभी प्राचीन सभ्यताओं के विकास में नदियों के किनारे हुआ और यह सर्वमान्य प्रमाण है कि मोहनजोदड़ो के समीप भी कौन सी नदी बहती थी, तो सिंधु नदी बहती थी। दूसरा बिंदु क्या है, मोहनजोदड़ो में पानी निकासी के लिए पक्की ईंटें बनी हुई थी, पक्की नालियां बनी हुई थी, जो उसे उस हर समय नगर व्यवस्था का परिचय थी। ठीक है, तीसरा बिंदु, वहां पर पानी के लिए लगभग कितने कुएं थे, तो 700 कुएं थे और एक महाकुंड था। अगला बिंदु देखिए, उसके पक्ष में तर्क दे रहे हैं, महाकुंड के पास में कुछ स्नानागार बने हुए थे और खंडहरों में भी बने स्नानागार स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो प्राय सभी छोटे बड़े घरों में बने हुए हैं। नगर में मकानों की बसावट टीलों पर है और वो बाहर पानी के असर को रोकने के लिए की गई है। इसकी विशेषता को देखकर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जल संस्कृति का श्रेष्ठ प्रमाण है। अगला इसका अथवा का सिल्वर वेडिंग का है, सिल्वर वेडिंग यशोधर बाबू। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी की कहानी है। ठीक है, ये आप देखो इसके अंदर ये उत्तर दे रखा है, आराम से पढ़ो इसको क्या लिख रखा है। तो ठीक है, पढ़ लिया होगा आपने। कहानी में यशोधर बाबू ठेठ ग्रामीण परिवेश से मैट्रिक पास करके
दिल्ली महानगर में किशनदा के पास आए और उनके पास नौकरी करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति की परंपराओं का परित्याग नहीं किया, किंतु उनकी पत्नी ग्रामीण परिवेश और कम शिक्षित भी थी। फिर पत्नी महानगर में आकर आधुनिकता से पूर्ण प्रभावित हो गई और वे उसके बेटी के कहने के अनुसार नए ढंग के पोशाक धारण करना और मेकअप करना प्रारंभ कर दिया। इसने यशोधर बाबू की पत्नी ने, ठीक है, किंतु यशोधर बाबू ने अपने संस्कार नहीं छोड़े, इसीलिए कहा जा सकता है कि यशोधर बाबू की पत्नी उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील थी। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है ये। इस पर क्या करना है, एक आपको आलेख लिखना है और ये क्या है आपके फीचर। एक तो आलेख, आलेख किस पर लिखना है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट एक चुनौती है, बिल्कुल चुनौती है, शुद्ध के लिए युद्ध चलाया जा रहा है। मैं आज अपन जो भी चीजें खा रहे हैं उनमें काफी मिलावट सामग्री मिल रही है। इसको आप पढ़िए और देखिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, आराम से पढ़िए कि इसके अंदर क्या है। देखते हैं कि जल्दी पढ़ो आप आराम से इसको। खाद्य पदार्थों में मिलावट एक चुनौती है, बिल्कुल सही बात है, चुनौती है ही है। आज हमारे स्वास्थ्य के साथ काफी खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, पढ़िए पढ़िए आराम से पढ़िए आप इसको। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा ये आलेख, तो आलेख पढ़ना 3 नंबर का है, ये आराम से डिटेल से आपको इसकी लिखना है। उसके बाद आ रहा है फीचर। फीचर, फीचर के बारे में क्या है, इस संबंध में कुछ विद्वान मनोरंजन के लिए ढंग से लिखे गए प्रासंगिक लेख को फीचर मानते हैं तथा कुछ इसे विविध क्षेत्र के हलचलों शब्द चित्र बताते हैं। फीचर सामाजिक घटनाओं के पूर्वापर संबंधों और संभावनाओं को रोचक व्याख्या और कलात्मक प्रस्तुति होती है। फीचर समाचार का पर्याप्त अंतर है और 3 अंतर कौन कौन से हैं। फीचर लेखन और समाचार लेखन की शैली से भिन्न होती है। फीचर लेखन में निजी दृष्टिकोण रहता है जबकि समाचार लेखन में क्या रहती है, वस्तुनिष्ठता। तीसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट, फीचर अतीत वर्तमान की किसी घटना पर लिखा जाता है जबकि समाचार समकालीन और तात्कालीन घटनाओं पर आश्रित होता है। फीचर लेखन के विषय में कुछ भी कहा जा सकता है परंतु समाचार लेखन के विषय में हमेशा नियत रहता है, फिक्स चीज रहती है। अगला प्रश्न क्या है आपका कि ये कवि परिचय। अब कवि परिचय मैं पढ़ करके नहीं बताऊंगा क्योंकि कवि परिचय मैंने आपको खूब पढ़ा दिया है और खूब लिखवा दिया है। काफी इंपोर्टेंट कवि परिचय है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कवि परिचय है। इस कवि परिचय को आप पढ़ना और ये काफी इंपोर्टेंट कवि परिचय है। ठीक है, अगला कवि परिचय देखते हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कवि परिचय। ठीक है, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके देखना। ठीक है, और ये रचनाएं लिखना। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूं, अगला प्रश्न है। ठीक है, इस पद्यांश, अगला खंड द, खंड द के अंदर क्या है, एक पद्यांश आएगा। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। ठीक है, अगला प्रश्न है अथवा में। अथवा में कौन सा पद है, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो दुल्हा कहो, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहू, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। ठीक है, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे आओ, मांगी के खेबो मस्जिद में सोईबो, लेबो को एक न देबो को एक। ठीक है, ये आपके पाठ्य पुस्तक के पद्यांश है, इनकी क्या करनी है आपको, व्याख्या करनी है। ठीक है, व्याख्या करनी है। पहला जो पद्यांश था वो कुंवर नारायण पाठ से लिए, कुंवर नारायण लेखक इन दिनों काव्य संग्रह से मिस कविता के बहाने। ठीक है, कविता के बहाने पाठ से लिया गया है जो इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। कवि ने कविता की यात्रा पर प्रकाश डाला जो चिड़िया से लेकर फूलों तक है। ठीक है, किससे लेकर, चिड़िया से लेकर फूलों तक है। ये पूर्व प्रसंग लिखना और फिर ये व्याख्या लिखना। कवि बताते हैं कि पूरी, कहने का मतलब उसकी, इसकी व्याख्या करनी है, इसकी इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, इसकी व्याख्या लिखनी है और फिर ये लिखना है और विशेष लिख देना है। विशेष में कविता फूल की तुलना प्रस्तुत की गई है, शांत रस और मुक्तक छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, अलंकार है, अलंकार है। अगला प्रश्न, वो तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास के कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है जिसमें कवि ने वर्तमान की व्यथा का चित्रण किया गया है।
ये पूर्व प्रसंग, ये व्याख्या मैंने आपको खूब अच्छे ढंग से पढ़ा रखी है। उस व्याख्या को यहाँ पर लिखना पद्यांश में से, और विशेष लिखना कवि समाज में व्यंग्य प्रवृत्ति पर दास्य भक्ति से पूर्ण अपनी राम भक्ति को स्पष्ट करते हैं, और ब्रज भाषा का प्रयोग सवैया छंद और अनुप्रास अलंकार की छटा प्रस्तुत है, और लेना का एक न देना का एक क्या है, लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। ये वापिस ये क्या आ गया, गद्यांश आ गया। इस गद्यांश को आप पढ़ना, गद्यांश को आराम से पढ़ना, ठीक है। गद्यांश को पढ़ करके इसका पूर्व प्रसंग लिखना, फिर व्याख्या लिखनी, और फिर विशेष लिखने। अगर ये गद्यांश आपके समझ में आ रहा है तो ये कीजिए, ये नहीं आ रहा है तो ये करना है, ठीक है। ये गद्यांश है शिरीष के फूल पाठ से लिया गया है, और दूसरा है उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा उपाय बाजार दर्शन पाठ से लिया गया है। ये तो लिया गया है शिरीष के फूल, किससे लिया गया है, शिरीष के फूल। 6 नंबर का है, आराम से पढ़ करके देना। और ये हो गया बाजार दर्शन, किससे हो गया, बाजार दर्शन पाठ से लिया गया है, ठीक है। आराम से इनको पढ़ करके आप उत्तर दे सकते हैं। वही बात है कि ये पूर्व प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ठीक है। प्रस्तुत अवतरण हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित शिरीष के फूल, जो कहां से लिया गया है, कल्पलता से। किसे लिया गया, कल्पलता से। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है कल्पलता। इसमें लेखक ने शिरीष के विषय में बात की है, वो पूरी की पूरी व्याख्या उसमें ये यहाँ पर है। ये पूरी की पूरी ये व्याख्या यहाँ पर कर देनी है, यहाँ पर कर देनी। और विशेष लिख देना, लेखक ने शिरीष को जीने की कला विशेष विस्तार से बताया, भाषा सरल सहज प्रवाहमय और मुहावरे का प्रयोग किया गया है। अब इसके अथवा वाला प्रश्न देख लो। ये अथवा वाला वही प्रश्न है, जैनेन्द्र का कौन सा है गया, बाजार दर्शन। इसमें लेखक ने बाजार के जादू के असर के बचने का उपाय बताया है। ये तो गया पूर्व प्रसंग, ये हो गई व्याख्या, लेखक बताते हैं। ये देखो ये आपका ये यहाँ पर ये वाला हो गया, ठीक है। ये वाला हो गया, इसकी व्याख्या आपके ये यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। ये पूरी व्याख्या लिखनी है। और विशेष लेखक ने उद्देश्य एवं जरूरत के अनुसार खरीदने पर बल दिया, और भाषा खड़ी बोली हिंदी में और सरल सहजता से प्रयुक्त की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। सचिव, अगला प्रश्न नंबर 18, सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर की ओर से आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एक क्या लिखना है, अर्धशासकीय पत्र लिखना है, जिसमें सरकारी विद्यालय में विद्यार्थियों के नियमित स्वास्थ्य की क्या कर देनी चाहिए, जांच कर देनी चाहिए। उसका एक कहने का मतलब अर्धशासकीय पत्र लिखना है। अगर अर्धशासकीय पत्र आप लिख पा रहे हो तो ठीक, नहीं है तो फिर ये देखो अथवा में आयुक्त कार्यालय आयुक्त जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से ग्रीष्म, यहाँ पर हो जाएगा ग्रीष्मकालीन जल वितरण की व्यवस्था हेतु आम सूचना संबंधी एक प्रारूप लिखिए, ठीक है। ये प्रारूप है, ये पूरा हो गया राजस्थान सरकार, ठीक है। इधर सचिव साहब का नाम, ठीक है। इधर शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर दिनांक, और ये अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, ठीक है। आपको विदित है कि राजस्थान सरकार में 80% विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययनरत है, जिनकी आर्थिक स्थिति मध्यम और निम्न स्तर की है, और इन विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच हेतु विभाग द्वारा नियमित रूप से शिविर लगवाए जाए। और आपसे आग्रह है कि जिला चिकित्सा अधिकारी को अपनी विशिष्ट सेवाएं इन शिविरों में देने हेतु पाबंद करें, ताकि ग्रामीण जीवन भाव नागरिकों का स्वास्थ्य उन्नत हो सके। आशा है कि आप अर्धशासकीय पत्र है, आशा है कि आप सहयोग आपका सहयोग प्राप्त होगा। धन्यवाद। हरगोविंद सिंह सोढी आयुक्त महोदय और राजस्थान सरकार जयपुर, और बहुधी आशीष तंवर यहाँ पर ये साइन कर देना, ठीक है। ये नहीं हो तो फिर ये विज्ञप्ति लिख देना, विज्ञप्ति राजस्थान सरकार कार्यालय आयुक्त जन स्वास्थ्य, ये इधर दिनांक, इधर ये क्रमांक, इधर तो ये क्रमांक हो गया, इधर ये दिनांक हो गया, ठीक है। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में पेयजल संबंधी किसी प्रकार की समस्या होने पर टोल फ्री नंबर ये दे रखे हैं, पर अवगत कराएं। विभाग द्वारा तत्काल टैंकर से जल की व्यवस्था की जाएगी। आपात स्थिति में उपखंड अधिकारी जी को अवगत कराएं। आयुक्त महोदय, अबसद नाम नहीं दे रखा है तो अबसद डाल दिए मैंने, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके, ये निबंध है जो 5 नंबर का है। कितने, 300 शब्दों में देना है। इंटरनेट क्रांति वरदान अभिशाप, पर्यावरण संरक्षण कल करवा दिया, बढ़ते वाहन घटता जीवन, बालिका के लिए यौन शिक्षा का महत्व, ठीक है। अब ये आपके लिए निबंध है। इंटरनेट क्रांति क्या है, एक वरदान है या अभिशाप है?
अब ये सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी। प्रस्तावना, वर्तमान में वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर का आविष्कार, टेलीफोन, मोबाइल, टीवी और ईमेल, ई कॉमर्स, फैक्स, इंटरनेट के द्वारा साधनों का विस्तार हो रहा है। जनसंचार साधनों की असीमित विस्तार होने की सूचना प्रौद्योगिकी प्रसार द्वारा हुई है। वही संचार सुविधा के लिए आश्चर्य क्रांति की सूचना आदान प्रदान अत्यंत सहज है। अब वो दूसरा क्या है, इंटरनेट क्रांति। संचार के लिए इंटरनेट नेटवर्क कुछ कंप्यूटरों का समूह होता है जिन्हें ऑफ में सूचनाओं तथा संसाधनों का सुगम आदान प्रदान के लिए जोड़ा जाता है। इसी प्रकार से पूरे विश्व में फैले हुए अलग अलग नेटवर्कों को आपस में जोड़ दिया जाता है और जिसे हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। इंटरनेट कई नेटवर्कों का नेटवर्क है, अंतरजाल है। और इंटरनेट संसार में व्याप्त सूचनाएं भंडारों को आपसे संबंध किए जाने और उन्हें किसी प्रकार के स्थान उपलब्ध कराए जाने की आधुनिक आधुनिक वैज्ञानिक संचार माध्यम माना गया है। ठीक है, और आगे क्या लिखा रखा है कि इंटरनेट की सूचना की कार्यवाही। हालांकि इंटरनेट विश्व भर में फैले एक नेटवर्क और कई कारणों से एक छोटे शहर की अनुभूति देता है जिसमें वह सभी सेवाएं होती है जो किसी शहर में मिलती है। यदि आपको अपने मेल प्रेषित और प्राप्त करनी है, इस कार्य को करने के लिए इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस होते हैं जिसमें ऑनलाइन लाइब्रेरी मिल जाती है जिसमें हजारों लाखों पुस्तकों की सुविधाएं अनुसार पढ़ा जा सकता है। इंटरनेट में शामिल होने के लिए अपनी वेबसाइट स्थापित करनी पड़ती है, फिर रुचि के अनुसार संबंधित वेबसाइट से संबंधित स्थापित करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब इंटरनेट का उपयोग क्या है और दुरुपयोग क्या है। इंटरनेट आज की संचार व्यवस्थाओं में अपना क्या रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इंटरनेट सार्थक समाज में शिक्षा, संगठन और भागीदारी की दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक कदम है और घर बैठे बटन दबाते ही वांछित सूचनाओं का आदान प्रदान की समस्या बड़ी सरलता से किया जा सकता है। इसके द्वारा उन विषयों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है जिन्हें व्यक्ति के द्वारा केवल सोचा जा सकता है। अध्यापक, विद्यार्थी, डॉक्टर, व्यापारी और अन्य शिक्षित समुदाय अपने विचारों और समस्याओं के हल हेतु आदान प्रदान तेजी से लंबी दूरियों के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए इंटरनेट हमारे लिए आज की व्यस्तता भरी जिंदगी के लिए अति उपयोगी है, परंतु कुछ शरारती तत्व अब दुरुपयोग क्या है। ठीक है, नेटवर्क में वायरस प्रवेश कराने का प्रयास कर महत्वपूर्ण सूचनाओं का दुरुपयोग करने में नहीं चूकते। इंटरनेट ने अपराध जगत में साइबर अपराधी की एक फौज खड़ी कर दी है। अब इस अपराध को रोकने के लिए कानून बनाया गया है। ठीक है, अब अंत में क्या लिखोगे, उपसंहार। ठीक है, विज्ञान के इस युग में इंटरनेट यदि विज्ञान का सागर है तो कूड़े कचरे की भी कमी नहीं है। यदि इस्तेमाल करना आ जाए तो यह गागर में सागर भरने वाली बात हो जाएगी, मोती हासिल होंगे। यदि गलत इस्तेमाल हो जाए तो कूड़े कचरे के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। सार यह है कि इंटरनेट हमारे लिए उपयोगी है और सभी इसका क्या करें, सदुपयोग कर लाभान्वित हो जाएं। तो ये मैं आपके लिए मॉडल पेपर नंबर 4 लेकर के आया हूँ। ठीक है, काफी मेहनत लगती है बनाने में, आपके लिए तैयार करके लाया हूँ। तो आप इस क्लास से जुड़े, आप इन प्रश्नों को पढ़ें, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और तो और इस क्लास को लाइक शेयर कीजिए खूब अपने दोस्तों तक। मिस ये कि साइंस हो चाहे आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो, सबके लिए अनिवार्य पेपर एक ही होता है और वो सभी के लिए समान पेपर आता है। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर नंबर 5 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, नमस्कार।